नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आपके यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास में आज मैं लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। यह प्रश्न आपके 2021 यूपी टेट 2021 के प्रश्न हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं 2021 में कैसे यूपी टेट में प्रश्न आए थे। यूपी टेट और सुपर टेट जो बाल मनोविज्ञान और शिक्षण है, सेम सिलेबस है, इसलिए दोनों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, मूल प्रवृत्ति यानी बेसिक इंस्टिंक्ट की मुख्य विशेषता है। मूल प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता यह है कि यह पाई जाती है क्या, किसमें किसमें पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्ति है केवल बिल्ली और चूहों में, केवल मनुष्यों में, सभी जीवों में, तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक है केवल कलाकारों में। जो मूल प्रवृत्ति होती है वह सभी जीव जंतुओं में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती है। मैकडूगल महोदय ने कहा मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी निश्चित वर्ग की किसी वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग का कार्य करने की क्रिया है। ठीक है, जो मूल प्रवृत्ति की विशेषता होती है यह क्या होती है, यह प्रवृत्ति जन्मजात होती है, सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियां आदत से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो नष्ट नहीं होती। यहाँ पास क्या है, मूल प्रवृत्ति की विशेषता क्या है, सभी जीवों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 2, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में जोड़ा गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 15 में क्या है, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि देश के सभी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद जो 26 है यह धार्मिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। ठीक है, अनुच्छेद 45 जो महत्वपूर्ण था पहले, अनुच्छेद 45 में पहले 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध दर्शाता था। यह कौन करता था, सरकार को निर्देश थे डीपीएसपी में, लेकिन अब मूल अधिकार है सरकार को करना ही होगा। प्रश्न संख्या 3, क्रेचमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया? एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक या उपरोक्त सभी। देखिए क्रेचमर महोदय ने एथलेटिक यानी सुडोलकाय, एस्थेनिक यानी लंबकाय, पिकनिक यानी गोलकाय किन प्रकारों में डिवाइड किया? तो तीनों प्रकारों में डिवाइड किया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? बताइए, अभिरुचि का, बुद्धि का, दृष्टिकोण का या मूल्य का? तो टीईटी जो आपका मापन करता है, आपका करता है अभिरुचि का। किसका? अभिरुचि का। ऑप्शन नंबर ए, एप्टीट्यूड। ठीक, क्या होता है? एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकन सिद्धांत कंसोलिडेशन थ्योरी किससे संबंधित है? स्मृति, अधिगम, प्रेरणा, सृजनात्मकता।
तो कंसोलिडेशन थ्योरी जो है आपका समेकन सिद्धांत आपके स्मृति से संबंधित है। किससे? स्मृति, मेमोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की संकल्पना किसने दी? सानेल ने, गार्डन ने, बर्टन हॉल ने या सिरिल बर्ट ने? तो पिछड़े बालकों या बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की संकल्पना यदि सिरिल बर्ट महोदय, नंबर डी सिरिल बर्ट महोदय, किसने दिया? सिरिल बर्ट महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अभिरुचि। तो जो पूछा है अच्छे परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, तो यह क्या है? अभिरुचि। यह परीक्षण से भिन्न है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्विकारक, एक कारक, प्रत्यागमन यहाँ ना है, ठीक है, प्रत्यागमन, बहुकारक सिद्धांत। तो इसमें पूछा है बुद्धि का सिद्धांत कौन नहीं है, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नलिकाहीन ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वह लार ग्रंथि नहीं है। कौन नहीं है? लार ग्रंथि नहीं है। और सभी क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। प्रश्न संख्या 10, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं: औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार विकास का दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिपरक विधि कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिपरक विधि है अंतर्दर्शन। कौन है? अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन में होता क्या है? अंतर्दर्शन में होता आत्मनिरीक्षण, मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, इसके अंतर्गत होता है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक विकास या मनोनयन सिद्धांत? तो अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13, अधिगम वक्र लर्निंग कर्व में पठार का कारण होता है? प्रेरणा, परिपक्वता, थकान, रुचि। जो अधिगम वक्र बनता है, अधिगम का जो पठार बनता है, अधिगम वक्र में जो पठार बनता है, देखिए ऐसे आपकी पढ़ाई ऐसे बढ़ेगी, फिर यहाँ पर रुक जाएगी, फिर नीचे तरफ आएगी, तो ये बीच में रुका हुआ होता है, इसे बोलते हैं पठार। तो किसकी वजह से होता है? थकान की वजह से। दिए गए ऑप्शन में थकान की वजह से। प्रश्न संख्या 14, मिरर ड्राइंग टेस्ट का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? मिरर ड्राइंग टेस्ट का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम की गति, सृजनात्मकता, रुचि। मिरर ड्राइंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है अधिगम स्थानांतरण को मापने के लिए। नेक्स्ट है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण या टेस्ट किसे मापने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या रुचि। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है आपका व्यक्तित्व मापने के लिए
प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? पर्यावरण, वंशानुक्रम, खेल एवं व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है उपरोक्त सभी, पर्यावरण भी, वंशानुक्रम, खेल एवं व्यायाम, अर्थात सभी। ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र कौन सा है? सी बटे एम ए बटे सी, ए गुणे 100, सी ए बटे एम ए गुणे 100, एम ए बटे सी ए। तो देखिए, एम ए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चिंतनशील विचार, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का वर्णन किसने किया? चिंतनशील विचार यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का वर्णन किसने किया? रास, डीवी, वुडवर्थ, ड्रेवर। तो ये किया है आपका जॉन डीवी महोदय ने। चिंतनशील या विचारात्मक चिंतन दोनों एक ही बात है, किसने किया? डीवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? प्रयोग, अवलोकन, सामान्यीकरण, कल्पना। आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो ये है आपका कल्पना। कल्पना आपके आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना जो है शामिल नहीं है। कल्पना को बोलते हैं इमेजिनेशन। ठीक। अधिगम की गई सामग्री को याद न रख पाना और पुनः स्मरण न कर पाना कहलाता है स्मृति, विस्मरण, धारण या चिंतन। इसे कहते हैं विस्मरण। क्या कहते हैं? विस्मरण। ऑप्शन नंबर बी, विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21। 5 वर्षीय मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष और उसका IQ कितना होगा? बताइए। क्या बोल रहा है? उसका IQ निकालना है। ठीक। तो आपसे पूछा गया और दिया हुआ है आपका मानसिक आयु 8 वर्ष और वास्तविक आयु 5 वर्ष। कितने साल का है? 5 वर्ष और मानसिक आयु 8 वर्ष। तो आपको फार्मूला पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, 8 बटे 5 गुणे 100। 5 से 20, 20 अट्ठे 160, 20 पंचे 100 कट गया, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, कितना हो गया? 160। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आसानी से निकाल सकते हैं। मानसिक मंदता वाले बच्चों के ट्रेनेबल स्तर का IQ दायरा क्या होगा? मानसिक मंदता, देखिए मानसिक मंदता जो होती है 50 से 69, 70 से 79, 36 से 49, 35 से कम। मानसिक मंदता वाले ट्रेनेबल स्तर का IQ स्तर क्या होगा? देखिए मानसिक मंदता तो वैसे ही आ जाती है 85 से कम, लेकिन यहाँ पास जो उत्तर सही माना था आयोग ने 36 से 49। ऑप्शन नंबर सी। रोर्सा इंक ब्लड परीक्षण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? रोर्सा परीक्षण जिसे बोला जाता है, रोर्सा इंक ब्लड परीक्षण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि, योग्यता। तो ये नापा जाता है व्यक्तित्व को। किसको? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन विस्मृत का कारण नहीं है? याद रखने की इच्छा, अपर्याप्त अधिगम, मानसिक संघर्ष, गलत स्मरण विधियां। विस्मृत का कारण नहीं है, याद रखने की इच्छा यह विस्मृत का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और व्याख्या से संबंधित विज्ञान कहलाता है। देखिए संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे और व्याख्या से संबंधित विज्ञान कहलाएगा सांख्यिकी। क्या कहलाते हैं? यहाँ लिखा है संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, क्या है? सांख्यिकी। इनमें से अलग ऑड वन आउट बताइए। 16 PF, TAT, रोवन टेस्ट, ड्रा ए मैन टेस्ट।
देखिए, तो यहाँ पर जो भिन्न है, शेष में से भिन्न है, वह है रोवन टेस्ट। कौन है? रोवन टेस्ट। रोवन का परीक्षण शेष दिए गए विकल्पों से भिन्न है। जो रोवन परीक्षण है यह बुद्धि मापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है, जिसमें विद्यार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माध्यिका निकालना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यिका क्या होगा? माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। n+1 इसका माध्यिका ये बीच में आएगा, माध्यिका मतलब आधे पर, तो 9.5। अंतर्दृष्टि यानी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गेस्टाल्टवादियों ने, थार्नडाइक, हेगार्टी या स्किनर? तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी में कौन कौन आते हैं आपके? कोहलर, कोपका, वर्दीमर, ये सभी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक प्रवृत्ति किससे संबंधित है? भावना या भावना, संवेग, संज्ञान, संवेदना, चिंतन? मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति, क्या है? मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके संवेग से, भावना से। किससे? इमोशन से। ऑप्शन नंबर ए, इमोशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ देना कहलाता है प्रत्यक्षण या प्रत्यक्ष ज्ञान कहे, संवेदना, प्रेरणा, कल्पना? बताइए। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ देना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। यह बाह्य उद्दीपकों अर्थात वातावरण से जो प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं को तत्कालिक ज्ञान देने वाली मानसिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। रायबर्न कहते हैं कि अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे आवाज़ दी, इससे उसको ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को वह पहचान कर अनुमान लगा लेता है कि उसे पिताजी बुला रहे हैं या उसका कोई मित्र बुला रहा है। आवाज़ की इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो साथियों, ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।